दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। दोस्तों, आज मैं आप सभी को क्लास 12 के एक चैप्टर होते हैं कैलकुलस, उसके अंदर एक इंटीग्रेशन होता है, जो कि इंटीग्रेशन क्लास 11 में भी काम आता है और क्लास 12 में भी काम आता है। और यह जो क्लास 12 में जो समाकलन होता है ना, इसके आपको आज 4 हम बेसिक फार्मूला बताएंगे। उस बेसिक फार्मूला पर हम आपको सवाल बताना सिखाएंगे। दोस्तों, यह जो समाकलन होता है, यह बिहार सेंट्रल एग्जाम बोर्ड यानी कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में कई मार्क में पूछे जाते हैं। यानी कि समाकलन समाकलन के जो भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि कई, जैसे कि अब की बात तो क्वेश्चन आए थे 40 मार्क का कैलकुलस के अंदर, उसमें कैलकुलस समाकलन समाकलन की बात इतना पावर को 20 मार्क्स अकेला दे देता है। समाकलन 20 मार्क्स अकेला देता है तो कैलकुलस के अंदर। तो दोस्तों, हम बात करना चाहते हैं पहले कि कैलकुलस होता क्या। कैलकुलस करने से पहले, समाकलन करने से पहले हम बात करेंगे कि चर राशि क्या होता है, अचर राशि क्या होता है, क्योंकि चर राशि और अचर राशि का बहुत जरूरी होता है इस मैथ के अंदर। अगर कैलकुलस पढ़ना है आपको, समाकलन पढ़ना है, तो पहली बात तो आपको चर राशि समझना होगा, अचर राशि समझना होगा। सर, चर राशि क्या होता है? मेरे बच्चों, चर राशि उस राशि को बोलते हैं, चर राशि हम उस राशि को बोलते हैं जिसका मान लगातार बदलता रहता है। सर, कैसे समझेंगे? एग्जांपल देकर समझाता हूं। देखो दोस्तों, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर। मेरे दोस्तों, अब देखो, अगर y बराबर साइन एक्स स्क्वायर की बात करें, यहाँ पे एंगल x है, या y बराबर साइन थीटा, y बराबर साइन, यहाँ पे जो थीटा एंगल है ना दोस्तों, ये जो थीटा एंगल है, क्योंकि एंगल तो फिक्स है नहीं कितना, इसलिए जब ये फिक्स नहीं है तो इसको बोलेंगे क्या? बोलेंगे कि चर राशि। इसको बोलेंगे कि चर राशि। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? चर राशि। समझे? बोलेंगे कि वह राशि जिसका मान लगातार बदलता रहता हो उसे चर राशि कहते हैं। सर, अगर इसका मान बदलता रहता है तो इसे चर राशि कहते हैं। सर, ऐसा भी तो कोई राशि होता होगा जिसका मान नहीं बदलता। हाँ, होता है, जैसे कि 5, 6, 7 साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, क्योंकि मेरे को 45 डिग्री फिक्स वैल्यू हो। अगर कोई जब फिक्स वैल्यू होता है ना, तो उसका वह चर राशि नहीं होता है, वह कांस्टेंट होता है। जैसे कि हम साइन 45 डिग्री के मान बात करें तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2। 1/√2। अब साइन 45 डिग्री का 1/√2 है, तो 45 डिग्री का बिंदु तो फिक्स है। अगर जो राशि फिक्स होगा वो उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। समझे कि नहीं? समझ गए सर? अब देखो दोस्तों, अब आपको हम बताते हैं कि इंटीग्रेशन, पहला तो फॉर्मूला आपको अभी बताते हैं, फॉर्मूला कैसे ज्ञात करना होता है। पहले फॉर्मूला बताने से पहले हम समझा देते हैं मेरे भाई कि ये, जैसे कि अगर ये मान लें कि छड़ है, ये छड़ है, छड़ की लंबाई ए से लेकर बी तक है। एक छड़ है जिसका लंबाई ए से बी तक है। अगर इस छड़ को हम कई बराबर टुकड़ा में जब बांट देते हैं दोस्तों, अगर इस छड़ की लंबाई को जब हम कई टुकड़ा में बांट देते हैं, तो ये पूरा लंबाई मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स, और इस छोटा टुकड़ा की लंबाई को मान लेते हैं डी एक्स। यानी कि डी का मतलब होता है अवकलन, डी का मतलब होता है अवकलन। यहाँ पे x का अवकलन है, x का अवकलन है, यहाँ पे x का अवकलन है। मेरे भाई, जब यहाँ पे x का अवकलन है, इसका मतलब अगर कहीं पर आपको dx लिखा रहेगा, वहां पे इसका भिन्न समझना, छोटा सा मान, बहुत छोटा सा मान, लेकिन पूरा x लंबाई में से एक छोटा सा मान को हम dx बोलते हैं। इस छोटा सा लंबाई को हम dx बोलते हैं। अब देखो दोस्तों, अगर मुझे पहली बात तो चर राशि, इंटीग्रेशन का काम होता है चर राशि को जोड़ना। क्या काम होता है इंटीग्रेशन का? चर राशि को जोड़ना। समाकलन में काम क्या होता है? मतलब कि चर राशि को जोड़ना। अब देखो यहाँ पे x है, x चर राशि है, तो चर का लगातार मान बदल रहा है, मतलब चर का लगातार मान बदल रहा है, और उसी को जब हम कई बराबर टुकड़ों में बांट देंगे, तो जो बांटने की प्रोसेस होता है ना, किसी भी लंबाई को जब बांटने की प्रोसेस होता है, टुकड़ों में विभाजित करने की प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अब मेरे बच्चों देखो, बांट दिए। अब देखो, उसी बांटे हुए पार्ट को जब हम जोड़ेंगे, एक जगह इकट्ठा करेंगे ना, उस बांटे हुए, जैसे कि हम उस एक छड़ है जिसकी लंबाई को 10 बराबर टुकड़ों में बांटा, और 10 लंबाई टुकड़ों को फिर हम जोड़ दिया, तो जो जोड़ने की प्रोसेस होता है वो होता है इंटीग्रेशन का। कितना होता है? इंटीग्रेशन का। अब देखो दोस्तों, आपको फॉर्मूला बताते हैं। पहला फॉर्मूला है कि x पावर n गुना dx। आपने भाई इसका सूत्र होता है x पावर n प्लस 1, पावर में जितने का उतना ही से भागा देगा, लेकिन n डज नॉट इक्वल -1 होना चाहिए। n का वैल्यू -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। सर, हो जाएगा तब वही बताता हूँ। देखो मैंने भाई कि अगर इंटीग्रेशन समाकलन के अंदर अगर x कोई चर राशि है, अगर x चर राशि के साथ अगर ये जो d है, अगर x यहाँ पे यही रहेगा, अगर x अगर इंटीग्रेशन के अंदर चर राशि के अंदर d के साथ भी अगर यही राशि रहेगा, चरी राशि रहेगा, सेम राशि रहेगा, तो तब इसका सूत्र होता है पावर में जुटेगा, पावर में जुटेगा उतना इस भागा होगा। अगर इंटीग्रेशन के अंदर सेम राशि है
और सेम राशि अगर डी के साथ है तब उसका सूत्र होता है पावर में एक जुटेगा, पावर एक भागा होगा। समझे कि नहीं? देखो जैसे कि बात करें, जैसे कि अगर हम कहते हैं y पावर n गुना dy, तो तब इसका सूत्र होगा y पावर n प्लस वन बता n प्लस वन। अब भाई कि y देखो इंटीग्रेशन के अंदर y जो है y एक चर राशि है, वही चर राशि d के साथ है, तब इसका सूत्र होता है ना कि अगर हम यहाँ पे z ले दिया और बोलेंगे कि dy का इंटीग्रेशन ये सूत्र होगा, तब ये सूत्र नहीं होगा मेरे, ये सूत्र नहीं होगा। तब इसका क्या करना है, तब देखो तब क्या करना होता है। अगर मान लीजिए कि z है और dy आ गया, तब इसका जो इंटीग्रेशन होता है कि z का तो z ही रहने देना और dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, y होगा। अब देखो पहले प्रूफ भी बता देता हूं। अब दोस्तों पहले फॉर्मूला लिखा देता हूं यहाँ पे, उसके बाद मैं फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखो दोस्तों जो पहला फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, मतलब कि पहला फॉर्मूला हम बात करें तो होता है x पावर n गुना dx बराबर होता है पावर में एक जुटेगा, पावर में एक जुटेगा उतना ही से भागा होगा, उतना ही से भागा होगा। तो पता नहीं चल रहा होगा, अच्छा से लिख देता हूं। देखो रोको, देखो दोस्तों ये होता है x पावर n प्लस वन बता n प्लस वन। मेरे दोस्तों यह n जो होता है कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, समझे? पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, देखो दूसरा फॉर्मूला होता है कि अगर इंटीग्रेशन के अंदर dx आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन होता है x, क्या होता है और x होता है। अब देखो पहला दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, तीसरा फॉर्मूला होता है, तीसरा फॉर्मूला की हम बात करें तो पहला फॉर्मूला ये दूसरा। अब देखो अगर ये पहला फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला, अब देखो इंटीग्रेशन के अंदर, अब देखो इंटीग्रेशन के अंदर आ जाए माइनस वन, अगर सर आप बोले कि अगर n की जगह माइनस वन आ जाए तब क्या करना, तब इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है। देखो x की जगह माइनस वन है तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे 9th क्लास में, तो सर a पावर माइनस m होता है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं a1 बटा a पावर m। अब देखो दोस्तों अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा x इंटू dx। इसका जो सूत्र होता है 1 बटा x इंटू dx का फॉर्मूला होता है log x, क्या होता है log x। ये फॉर्मूला दूसरा, तीसरा फॉर्मूला log x हो गया। देखो अब होता है एक लिमिट वाला, सर लिमिट वाला कैसे डिफिनिट, एक ये सब इनडिफिनिट हुआ, मतलब ये सब इनडिफिनिट, इसको बोलते हैं इनडिफिनिट समाकलन। एक होता है डिफिनिट समाकलन, कहां से कहां तक करना होता है। जैसे कि आप अपने गांव में कई मतलब भोज सब करते होंगे, तो भोज सब जब करते हैं तो आप सभी मतलब भोज में 50 विद्यार्थी, जैसे कि आप 50 लोग को भोजन खिला रहे हैं, तो 50 लोग में से आपको मान लीजिए 25 को खिलाना है, तो पूरा 50 में लंबाई 50 में से 25 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 25 बचेगा। वही होता है लिमिट, यानी कि वही था डिफिनिट समाकलन। अब देखो दोस्तों डिफिनिट समाकलन फिक्स होता है कहां से कहां तक। जैसे कि हम बात करें बी से लेकर ए से लेकर हमें बी तक करना है, हमें समाकलन ए से लेकर बी तक करना है, तो क्या करना है, यहाँ पे लिखना है dx। अब देखो dx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन x होता है और यहाँ पे लिमिट लगाएंगे b माइनस b। इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। और अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को हटा देना होता है, तो ये अपर लिमिट क्या बी माइनस लोअर लिमिट होता है। अपर लिमिट को बोलते हैं अधिकतम सीमा, अपर लिमिट को बोलते हैं अधिकतम सीमा दोस्तों, और लोअर लिमिट को बोलते हैं न्यूनतम सीमा। अब देखो ये हो गया पहला प्रॉब्लम। सर ये कहां से आया बता दीजिए, इसको इसका प्रोसेस में बता दीजिए, ये सूत्र हम कहां से लाए। देखो दोस्तों मान लीजिए कि dx हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुना dx लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो दोस्तों एक को हम क्या लिख सकते हैं, x पावर 0। सर यहाँ पे x पावर 0 क्यों लेके, यहाँ पे y पावर 0 क्यों लेके, किसी भी संख्या पर पावर, किसी भी अगर नंबर पर अगर पावर है 0 है तो उसका वैल्यू तो 1 होता है, फिर सर आप y पावर 0 क्यों नहीं लिखे। सर हम इसलिए नहीं लिखे दोस्तों क्योंकि देखो अगर हम y पावर 0 लिखते तो इसका वैल्यू तो 1 होता, लेकिन तुम सोचो कि y और dx ये दोनों समान राशि है, नहीं है, ये दोनों समान राशि है। अगर इंटीग्रेशन के अंदर y जो चर राशि है वो b के साथ नहीं है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। इसलिए मतलब कि हम y के x की जगह यहाँ पे x पावर 0 लिखते हैं, क्या लिखते हैं x पावर 0। आप देखो अब लिखते हैं x पावर 0 गुना dx। अब देखो दोस्तों पढ़े सूत्र, अगर इंटीग्रेशन के अंदर कोई चर राशि समान चर राशि अगर b के साथ हो तो पढ़े तो उसमें पावर में एक जुटता उतना ऐसे भागा होता है। अब देखो 0 प्लस, अब देखो इसका क्या पद होता है, जैसे कि लिखते x पावर 0, x पावर 0 गुना dx, इसका डिफरेंशिएशन होगा x पावर एक जुटेगा, इंटीग्रेशन मतलब कि x पावर 0 प्लस 1 बता 0 प्लस 1, इसको भाग देंगे तो ये हो गया ना x बता 1, इसको लिखते हैं x। देखो मेरा ये प्रूव हो गया, यहाँ पे आता है प्रूव हो गया। अब चलते दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, आज ये इतने
थैंक यू दोस्तों, आज यहीं तक लगते हैं, कल आपको इस पर क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब कि इस पर जो इस फॉर्मूले होते हैं इस पर एग्जाम्पल कराऊंगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।